को अच्छी तरह से कर पाएगा। और आज जो जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें से एक आपको एग्जाम में आएगा ही। केवल छः या 7 क्वेश्चन है, 7 प्रश्न है, इनमें से एक आपको फिक्स है, मैं 100% बोलूँगा कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही 100%, 5 नंबर में आपको। तो इसीलिए इस क्लास को अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। चलिए आप लोग को ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है क्या कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें जिस नियम द्वारा संबंध प्राप्त होता है उसे व्याख्या के साथ स्थापित करें। सबसे पहले कहता है कि विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और उसके साथ साथ उसका एसआई मात्रक भी लिखें। और कहता है कि ये तीनों का संबंध जिस नियम के साथ बनता है उस नियम की व्याख्या करें और उसे स्थापित भी करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। कौन सी बात करते हैं? विद्युत धारा। कहता है किसी चालक पदार्थ में किसी दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कहता है किसी चालक पदार्थ में किसी दो बिंदुओं के बीच, मान ली किसी दो बिंदु, ये बिंदु हो गए, तो आवेश का जो प्रवाह होता है, मतलब कि जो आवेश का जो प्रवाह होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। कहता है कि विभवांतर किसे कहते हैं? कहता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में से प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। मतलब कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से, मतलब प्रति एकांक आवेश, मतलब कि एक इकाई आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ से आवेश है, ये दोनों बिंदु है, यहाँ से एक इकाई आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया है, इसी को हम लोग इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब अगला हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध। क्या बात करते हैं हम लोग? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई चालक, मतलब पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है और इससे जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसमें जो विरोध करता है, मतलब इसके प्रवाह का, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। फिर कहता है किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी कि इसका संबंध किससे बनता है। तो बच्चों इसका जो संबंध होता है ओम के नियम से बनता है, क्योंकि ओम के नियम में होता है V बराबर I इंटू R, अर्थात क्या? विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध तीनों का संबंध किससे बनता है? ओम के नियम से। तो इसका संबंध किससे बनता है? ओम के नियम से बनता है। ठीक है, तो यदि अब हमको चूंकि ओम के नियम से बनता है तो इसको हमको व्याख्या करना है। तो कहता है क्या कि ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर ताप नियत है, ताप का मतलब कि प्रतिरोध, मतलब कि ताप जो टेम्परेचर वो नियत है, मतलब कि फिक्स है, तब उसका जो विद्युत धारा होता है I और दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है उससे क्या होता है बच्चों? वह समानुपाती होता है। अर्थात I समानुपाती V होता है, अर्थात V समानुपाती I होगा। इसीलिए V बराबर क्या होगा? I इंटू R। तो R जो हमारा होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है कि एक समानुपाती नियतांक होता है। क्या होता है? यह एक समानुपाती नियतांक। तो हमको यही कहता था करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया। बस हमको इतना है क्या कहता है जिसके मतलब जिससे यह तीनों का संबंध बनता है उसकी व्याख्या करें, व्याख्या कर दे और उसे स्थापित भी कर दे संबंध को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही भिवियाक क्वेश्चन है, बहुत ही भिवियाक क्वेश्चन है ये, बहुत ही भिवियाक क्वेश्चन है। आपको ये 5 नंबर में तो फिक्स ही रहेगा कि 100+%, मतलब कि 100% से अधिक चांस रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जरूर कीजिए। कहता है कि ओम का नियम क्या है और इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो कहता है ओम का नियम कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो
तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ये पीछे भी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, अर्थात आई समानुपाती भी या भी समानुपाती आई होगा। इसीलिए भी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर, जहाँ आर हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है। ये हमारा हो गया ओम का नियम। ठीक है, अब मेन इसका होता है बच्चों ओम के नियम का सत्यापन, मतलब कि इसका मेन होता है सत्यापन कैसे करेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कहता है क्या कि ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक शुष्क सेल, मतलब एक सेल, एक एम्पियर, एक वोल्ट मीटर, एक प्लंकुज या जिसे हम लोग अथी भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े PQ के अनुसार संयोजित करेंगे। मतलब क्या कि एक क्या कहते हैं कि यह परिपथ बनाएंगे। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, एक एम्पियर लेंगे, एक निक्रोन का तार लेंगे जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, और एक वोल्ट लेंगे जो इस दोनों तार के बीच लगाएंगे, और एक प्लंकुज जैसे स्विच लेंगे, और एक सेल लेंगे। ठीक है, तो इन सभी से एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है, जब परिपथ हमने तैयार कर लिया इन सभी की सहायता से, अब चलिए समझते हैं। अगर स्विच मतलब को बंद करेंगे, अगर स्विच को बंद करेंगे तो इसमें करंट का क्या होगा, प्रवाह होगा। कहता है कि अगर स्विच को बंद करेंगे तो उसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा आई, तो चूँकि स्विच बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, कौन सा, आई। तो ए मीटर से और विभवांतर को वोल्ट मीटर से माप कर नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर स्विच मान लीजिए बंद करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगा आई, और विभवांतर क्या होगा, बी। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से और धारा को आई को एम्पियर से माप करके नोट कर लेंगे कितना कितना प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब एक सेल के स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा विभवांतर भी को ए मीटर तथा वोल्ट मीटर से माप कर नोट कर लेंगे। अब जहाँ पे मान लीजिए एक सेल लगाए हैं वहाँ पे दो सेल लगा लेंगे। कितना सेल लगा लेंगे, दो सेल लगा लेंगे। फिर दो सेल लगा करके माप करेंगे और फिर उसको नोट करेंगे कि उसका मतलब एम्पियर कितना हो रहा है, ए मीटर, और वोल्ट मीटर कितना आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसी तरह अब भी मतलब कि इसी तरह दो सेल के स्थान पर 3 तथा 4 शुष्क सेल लगाकर पुनः परिपथ में प्रवाहित धारा आई ए मीटर से और विभवांतर वोल्ट मीटर से माप कर नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसे भी माप करके नोट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बार हम देखेंगे कि V/I के अनुपात का मान लगभग समान आता है। मतलब जो V/I का मान होता है वो लगभग क्या आता है बच्चों, समान आता है। इसी प्रकार हम अगर विभवांतर V को x अक्ष और विद्युत धारा को y अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती है, जो कि ओम के नियम की पुष्टि करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि V बराबर होता है I इंटू आर। तो I इंटू आर होता है बच्चों, जब अगर टेम्परेचर अगर नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, तो ना प्रतिरोध बढ़ेगा और ना प्रतिरोध घटेगा। चूँकि टेम्परेचर से ही क्या होता है कि प्रतिरोध घटता और बढ़ता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, तो मतलब क्या कि V बराबर I होगा। अब मान लीजिए अगर I मान लीजिए 1 होगा तो V कितना होगा, 1। अगर I 2 होगा तो V कितना होगा, 2 होगा। तो जब दोनों समान होगा तो हमारा ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। कौन सा होगा, जब एक सरल रेखा होगा तो इसका क्या है, दोनों एक समानुपाती है। इसीलिए तो अगर दोनों समानुपाती है तो यह किसके नियम का फॉलो कर रहा है, ओम के नियम। क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, विद्युत धारा और विभवांतर क्या होती है, एक दूसरे की समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, चलिए यही हमारा हो गया ओम का नियम का सत्यापन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध क्या है, एक तार की कुंडली का प्रतिरोध ए मीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे किया जाता है, एक प्रयोग वर्णन करें। देखिए कहता है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए विधि के अनुसार, एक चित्र होगा आपको फिजिक्स में, कहता है कि अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। बिंदु P और Q के बीच बारी बारी से तांबे के तार, एक लोहे का तार और एक एल्युमिनियम के तार जोड़कर प्रत्येक बार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ए मीटर से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ए मीटर से नोट कर लेते हैं और हम पाते हैं कि प्रत्येक बार परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देता है, और किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उससे
पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो हमको यही कहता था चेक करने के लिए। ठीक है, तुमने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कहता कुछ नहीं था, कहता था कि प्रतिरोध, प्रतिरोध सबसे पहले क्या है, उसके बाद ए मीटर और वोल्ट मीटर से उस चीज़ को जांच करने के लिए कहता था, तो हमने कर दिया। चलिए, अर्थात आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। कहता है कि ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। उसकी व्याख्या के साथ कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तार की लंबाई पे। देखिए तार की लंबाई पे क्यों निर्भर करता है, क्योंकि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, उसके लंबाई के समानुपाती होता है, यानी तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। क्योंकि आर बराबर क्या होता है बच्चों, रो इंटू एल बाय ए। क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए होता है। तो अब मान लीजिए अगर एल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आर बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, दूसरा कहता है कि तार की मोटाई मतलब कि क्षेत्रफल। दूसरा क्या कहता है कि तार की मोटाई मतलब कि क्षेत्रफल। तो तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। कहता है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आप मान लीजिए आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, अगर ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। यानी तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अर्थात मान लीजिए मोटा कम होगा तो इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध घटेगा। और तार अगर पतला होगा, मतलब अगर क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा, पतला होगा, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, अगर मोटा होगा तो आर घटेगा चूँकि क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर पतला होगा क्षेत्रफल घटेगा तो आर बढ़ेगा। अगला कहता है कि चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। किस पे, चालक के पदार्थ पर। कहता है कि अलग अलग पदार्थ के प्रकार के अनुसार उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ये भी बात सही है। क्या मान लीजिए जैसा पदार्थ देगा उसका उसका चाल पर भी चाल होगा। कहता है क्या कि चालक के ताप पर भी निर्भर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। हमने बोला था ना इस पे ओम के नियम में कि अगर ताप नियत है तो ना प्रतिरोध घटेगा न बढ़ेगा, वह भी नियत रहेगा। अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यही चार बातें पर वह प्रतिरोध क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किसी प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अथवा हम दे दें कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। इस संयोजन के लिए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। इसमें श्रेणी क्रम समूहन तो हमने 3 प्रतिरोध ले लिया, R1, R2 और R3। ठीक है, चलिए अब चित्र में देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित चित्र में AB, BC और CD 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाते हैं। कहता है कि उनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है। R1, R2 और R3 है। कहता है कि इनमें मुक्त सिरे A और D बैटरी के ध्रुवों से जुड़ा है। ठीक है, जो A और हमारा कौन सा है, और D जो क्या है, बैटरी A सिरा और D सिरा बैटरी के ध्रुव से जुड़ा हुआ है। कहता है कि मान लिया कि एक के तीनों प्रतिरोधों से धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध AB, BC और DC के सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, तब V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। चूँकि I हमारा क्या होगा, तीनों में समान, चूँकि धारा तो हमारा समान ही है। इसीलिए कहता है कि यदि बैटरी का विभवांतर V हो तो सिरों A एवं D के बीच विभवांतर हो तो V हो, विभवांतर V हो, यहाँ पर V होगा, हो तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, R1 R2 और R3 हो जाएगा। कहता है कि इस समूह का समतुल्य प्रतिरोध उस अकेले प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के बराबर होता है, जिससे यदि जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर लगा दिया जाए तो विद्युत पथ में प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ओम के नियम से हमारा हो जाएगा V बराबर I इंटू आर एस, चूँकि सभी का संयोग प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा आर एस। तो समीकरण फर्स्ट था, समीकरण सेकेंड में तुलना से क्या हो जाएगा, तो आई इंटू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, आई सही कर देगा, आर एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 और R3। तो यहाँ पे बच्चों हमने 3 प्रतिरोध लेकर काम किया, आपकी मर्जी है 2 भी ले सकते हैं। तो आर एस अगर मान लीजिए अनंत है तो हमारा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, मतलब कि जितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा रहेगा सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम समूहन। अब देखिए इसमें भी R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध लिए हैं, और इसमें देखिए विद्युत धारा इससे I1 हो रहा है, इससे I2 हो रहा है और इससे I3 हो रहा है, और इसका विभवांतर हमारा क्या है बच्चों, V है। ठीक, तो निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए एवं बी के बीच 3 प्रतिरोधक हैं, जिनमें प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में पड़े हुए दिखाएंगे। बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा बिंदु ए पर यह धारा 3 भागों में बढ़ जाता है, चूँकि जाता है आई से तो इसका क्या होगा, तीनों बढ़ जाता है, चूँकि दिशा में क्या हो रहा है, सभी भिन्न भिन्न दिशा में जा रहा है, इसीलिए इसका क्या होगा, सभी का चेंज हो जाएगा। तो मान लिया कि R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में क्रमशः I1 I2 तथा I3 प्रवाहित होती है। कहता है कि बिंदु B पर तीनों धाराएं मिलकर पुनः धारा बन जाती है, अतः I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मान लिया कि A और B बिंदु के बीच विभवांतर भी है, चूँकि प्रत्येक प्रतिरोध A और B के बीच जुड़ा है, अतः प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर भी होगा। तो ओम के नियम से I1 बराबर क्या होगा, V बट्टे R1, I2 बराबर V बट्टे R2, I3 बराबर V बट्टे R3। तो इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो I बराबर V1 बट्टे V बट्टे R1, V बट्टे R2 और V बट्टे R3, अर्थात V RP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बट्टे R1, चूँकि सभी का संयोग क्या होगा हमारा V I V RP। ठीक है, तो यहाँ V RP बराबर क्या हो जाएगा, V R1 V R2 और V R3। तो V मान लीजिए कट जाएगा तो V RP जो हमारा बच्चों हो जाएगा, V कॉमन ले लेते हैं तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3, भी से भी कर जाएगा 1 बट्टे R पैरेलल, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजन प्राप्त करें। तो कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन, माना कि AB BC और CD 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो क्रमशः R1 R2 और R3 के नाम से एक बैटरी से जुड़ा है। अब तीनों प्रतिरोधक में क्रमशः धारा I प्रवाहित किया जाता है तथा इन प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर V1 V2 और V3 है। इससे पहला जो क्वेश्चन किया बस सेम क्वेश्चन यही है, यहाँ पर फिगर देख लीजिए। तब कहता है कि ओम के नियम से, क्या V1 बराबर I1 R2, V2 बराबर I1 R2 तथा V3 बराबर I1 R3। यदि एक समतुल्य बैटरी का विभवांतर V हो जाए तो V1 V2 तथा V3 को जोड़कर बनता है। तो V1 क्या हो जाएगा, V बराबर समतुल्य विभवांतर तो V1 V2 और V3। तो V1 हमारा क्या है I इंटू R1, V2 क्या है I इंटू R2 और V3 क्या है I इंटू R3। तो I कॉमन लग क्या चुका, V बराबर I इंटू R1 R2 और R3। तो माना कि R1 R2 R3 को मिलाए तो एक समतुल्य प्रतिरोध R बनता है। तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, I इंटू क्या हो जाएगा R, तो इसीलिए I इंटू R बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस I कट गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम का संयुक्त प्रतिरोध। अब आते हैं हम लोग समांतर क्रम। कहता है क्या कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है
उसमें क्या कहेगा, माना कि ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन सा, ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए, जो क्रमशः R1 R2 और R3 के नाम से एक बैटरी से जुड़ा है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ। अब तीनों प्रतिरोधक में धारा क्रमशः I1 I2 और I3 प्रवाहित किया जाता है। चूँकि देखिए यहाँ जा रहा है धारा आ ही जाता है, लेकिन यहाँ पे दिशा सभी क्या है कि अलग अलग तीन भागों में जा रहा है, इसलिए इसको I1 धारा मान लिया, I2 और I3, ठीक है। तथा इन प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर भी है, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है बच्चों, भी है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि तीनों धाराओं को मिलाकर I बराबर क्या होगा, I1 I2 और I3, चूँकि तीनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, I1 I2 और I3। तो अब ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो जाएगा कि I बराबर क्या होता है V/R, तो R1 I2 क्या हो जाएगा V/R2 और I3 क्या हो जाएगा V/R3। तब I बराबर चूँकि हमारा क्या है I1 I2 और I3, तो जहाँ I1 है क्या हो जाएगा V/R1, भी कॉमन ले लिया है तो 1/R1, यहाँ पर हम लिख देते चूँकि पहले V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब भी सभी में कॉमन है तो भी कॉमन ले लिया, आप क्या हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक। चलिए कहता है कि अब माना कि R1 R2 R3 को मिलाकर एक समतुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो V/R बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से भी कट के 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा कौन सा हो गया, समांतर क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा तो RS मतलब R सीरीज मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर में रहेगा मतलब पैरेलल में रहेगा तो 1/RP, सॉरी क्या हो जाएगा, पैरेलल में रहेगा तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये समांतर के लिए हो गया और वे श्रेणी क्रम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजन प्राप्त करें। तो माना कि किसी चालक PQ जिसका प्रतिरोध R है के सिरों के बीच विभवांतर भी स्थापित किया गया है। ये फिगर हो गया, फिगर को देख लीजिए आप लोग। कहता है कि यदि चालक PQ में विद्युत धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो चालक के सिरों तक प्रवाहित होने वाला आवेश का परिणाम I बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, क्या हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी, आवेश बराबर। तो अब चालक के एक सिरे दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू V, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू V, तो जहाँ Q है वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों IT मतलब विद्युत धारा गुने समय, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू I टी। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू R, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर I इंटू R। तो अब देखिए तो W बराबर क्या हो जाएगा VIT बराबर I इंटू R, चूँकि V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा RT, चूँकि I गुने I हमारा क्या हो I स्क्वायर RT। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोध R में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक क्या हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। यही हमको कहता था करने के लिए। तो चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि मेरी क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।